हिंदी की सारिका, हंस इत्यादि जो पत्रिकाएं रही है, दलित विमर्श कब से आया इस पत्रिकाओं में? और दूसरा एक और प्रश्न है कि साहित्य संवाद तो सदियों से सर चल रहा है, यह विमर्शों का दौर क्यों आया, कब से आया? विशेषकर दलित विमर्श की पृष्ठभूमि क्या थी सर? गाँव के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हंस और सारिका ये दूसरा प्रश्न क्या है? विमर्शों का, हाँ, विमर्शों के दौर के बारे में मेरी जो समझ है वो ये है कि हमारा समाज अमेरिकन समाज की तरह लगभग विविधतापूर्ण समाज है। वहाँ कुछ काले गोरे और जो नए आज़ाद हुए गुलाम वो लोग रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न वर्ण हैं, और संविधान के बाद अस्पृश्यता के उन्मूलन के साथ संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जातियां भी एक समान नागरिक के रूप में रहती हैं। लेकिन जहां तक साहित्य की बात है, दर्पण जब कहा जाता है साहित्य को, तो हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आती है कि दर्पण की एक रेंज होती है, एक दायरा होता है, उसका जिस तरह मुंह होता है वो उधर की तस्वीर दिखाता है। लेकिन दर्पण के पीछे अगर बड़ा समाज है उसको वो नहीं दिखा रहा। अब ये जो दर्पण के पीछे वाला समाज है, यही भारत का दलित समाज है, अस्पृश्य समाज है, बहिष्कृत समाज है, आदिवासी समाज है। अब साहित्य के बारे में ये दावा किया जाता था कि भाई दलितों को लिखने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में साहित्यकारों ने पहले ही लिख दिया है। तो कोई दावा करता हो कि मैं कोई गैर दलित के मैं दलित के बारे में ज़्यादा प्रमाणिक लिख दूंगा तो वो अपने साथ भी बेईमानी करेगा। या कोई दलित ये दावा करे कि वो किसी ब्राह्मण के जीवन के बारे में बहुत अच्छा लिख देगा, उसकी आत्मकथा वो खुद लिख देगा, वो भी दावा करेगा। व्यक्ति अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से दो तरह से लिखता है। ज्ञान वाला व्यक्ति, जैसे हिंदी में कहते हैं, परकाया प्रवेश भी करता है या कर सकता है अपनी सीमा तक, या उसके बीच जाकर उसकी जानकारी ले सकता है। जैसे मैं आदिवासी नहीं हूँ और मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है आदिवासियों पर, उनके बीच रहूँगा, खाऊंगा, जीऊँगा, अगर मैं ईमानदारी से काम करूँगा, वो कैसे रहते जीते हैं उसको मैं लिखूँगा। तो ये मेरे ज्ञान पर आधारित हुआ, ये मेरी नॉलेज का पार्ट रहा, ये मेरे एक्सपीरियंस जिसमें मैं अपने को जोड़ के करूँगा। अब जैसे आत्मकथाएं वो हमारे अनुभव हैं, जानकारी हमारी कम हो सकती है, लेकिन हमने जो जिया है वो प्रामाणिक है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक अनुभव की चीज और एक ज्ञान की चीज। ज्ञान हम दूसरों के बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। और एक जो असल बात है, व्यक्ति कोशिश करे तब भी वो जितना अपने अनुभव के दायरे में सच लिख देगा, दूसरे के में नहीं लिख पाएगा। इसलिए मैं कई बार ये सोचता हूं कि भारतीय साहित्य का अध्ययन इस दृष्टि से भी होना चाहिए कि जो लोग जिन जातियों में पैदा हुए उन्होंने क्या लिखा और क्या सोचा। क्या बात है कि त्रिपाठी जी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी जो गुरुजी पर लिखते हैं, तो वो अपनी जाति के अपने गुरुजी, अपने संपर्क में रहने वाले होने की वजह से ज्यादा अच्छी किताब लिखते हैं। अगर वो उनके सानिध्य में नहीं होते या जातीय लगाव नहीं होता तो उतना अच्छा वो नहीं लिख पाते। यह हर व्यक्ति की बात होगी। तो अगर यह अध्ययन किया जाए
कि जो जिस जाति से आया है उसने उस जाति के लोगों पर कितना लिखा है, कितना उसकी हमने प्रशंसा की है या निंदा की है, और जिससे उसका वास्ता नहीं है, जैसे अनुसूचित जातियां तो बहिष्कृत जातियां नहीं, इनके बारे में दावा करना तो बहुत गलत है। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो कोटेशन मुझे अक्सर याद आ जाता है कि जब उन्होंने उनसे ये कहा गया कि भाई आप विश्व कवि हो गए, इतने महान हैं, आपको नोबेल प्राइज मिल गया, लेकिन आपने अछूतों के बारे में, झुग्गी झोपड़ियों के बारे में इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। आप तो खाते पीते लोगों की कहानी कहते रहे हैं। तो जब ये लोग जागृत होंगे, जब इनमें चेतना आएगी, तो ये आपकी किताबें उठा के फेंक देंगे कि होगा महाकवि, हमें क्या लेना देना, हमारे तो दुख तकलीफ का जिक्र तक नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मैं क्यों नहीं लिख पाया कि जिनके आंगन तक नहीं जा पाया, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके दिल में क्या गुजर रही है, मैं कैसे लिखता। और अगर मैं लिखता तो कल्पना ही तो करता, और कल्पना की अपनी अलग उड़ान है, अलग सीमा है, मैं सच नहीं लिख पाता। तो मेरी ईमानदारी, मेरा ज़मीर ये कहता है कि एक दिन उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों से आएगा और उन्हीं अछूतों में से निकल के आएगा जो अपनी व्यथा गाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं कान लगाए आंखें खोले जब तक जीवित हूं उसी तरफ देखता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे मरने से पहले कोई आवाज आ जाए।